कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29-30। इसका एक लाइन का ऑब्जेक्ट यह है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका, कि हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा है। हमारा इसीलिए विविधता में एकता हम लोग बोलते हैं। हमारी यूनिटी इस डाइवर्सिटी में है, या डाइवर्सिटी में हम यूनिटी हैं। तो शिक्षा है या संस्कृति है, यह भी एक डाइवर्सिटी का फॉर्म है। तो सबको एक फंडामेंटलिज्म है कि इसको लेकर के आपको मूल अधिकार है, कि मतलब कोई चीज ऐसा है थोप नहीं सकते हैं। अलग अलग संस्कृति के लोग जो है ना, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर अपने कार्यों को, अपने जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को निभाते हैं। हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, अब सांस्कृतिक विविधता तो है ही, हर 2 किलोमीटर में राजू भाषा बदल जाती है, बोली हमारी बदल जाती है। 3400-3500 किलोमीटर के भारत में 1700 बोलियां घोड़ा भाग कर लो ना, 2 किलोमीटर निकला, थोड़ी थोड़ी देर पे पानी बदल जाता है, लोगों के मिजाज बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं। यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो विविधता है, उसकी जो मौलिकता है वो कायम रखें लोग। इसके लिए हमने कहा कि 29-30 में ले लो, दैट इज ए फंडामेंटल राइट। तुम अपनी मां के साथ रहे, वो अपनी मां के साथ रहेगा। तुमको तमिल पसंद है, तेलुगु पसंद है, मलयालम पसंद है, कन्नड़ पसंद है, उड़िया पसंद है, असमिया पसंद है, उर्दू पसंद है, हिंदी पसंद है, जो जिस पसंद के साथ है बना रहे। यही विविधता, सांस्कृतिक विविधता का समझो संरक्षण है, क्योंकि लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर। अब हम सोचे कि सारे लोग तमिल सीख ले, सारे लोग हिंदी सीख ले, सारे लोग उड़िया सीख ले, तो उनकी मौलिकता को क्यों हम हनन करेंगे? इसी विविधता के साथ हम उनको संरक्षित, सुरक्षित करते हुए देश की तरक्की, विकास की बात करेंगे। तो यह हमारी सांस्कृतिक जो विरासत या धरोहर है, इन्हीं विविधताओं के साथ संरक्षित है, और तभी हम विविधता में एकता के परिचायक हैं। और आर्टिकल 29-30 सांस्कृतिक यानी कल्चर एंड एजुकेशन की विविधता को संरक्षित करने का एक मूल अधिकार है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए ना? अब यही है कहानी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है भाई। इसमें है क्या कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 29 protects the interest of minorities। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 30 provides fundamental rights to the establishment and administration of educational institutions to the minorities। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट and administration of educational institution to the minorities। to the minorities। ठीक है? ये है कल्चर एंड एजुकेशन राइट पे, और आर्टिकल इसका ये है।
These rights protect the right to religious, culture and linguistic minorities by the facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination. है ना, बिना किसी भेदभाव के ये चीज कर देंगे। ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विरासत और सांस्कृतिक संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें एक डिफरेंस क्या है कि जो आर्टिकल 29 है वह नागरिकों को मिला है और 30 जो है सभी को मिला है, व्यक्तियों को मिला है। जो 29 आर्टिकल है इसमें आगे नेक्स्ट में देखेंगे। हाँ, 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यह भारत के नागरिकों को मिला है। बट राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है व्यक्तियों को मिला हुआ है। इसमें व्यक्ति का मतलब नागरिक और गैर नागरिक। अगला लाइन लिखो इसमें, आर्टिकल 29(1) करके। तो 29(1) में लिखें, लिखो प्रोटेक्ट्स द कलेक्टिव राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के सामूहिक अधिकार की रक्षा। नागरिकों के सामूहिक अधिकार की रक्षा की बात आर्टिकल 29(1) में है। 29(2) ध्यान रखना, सामूहिक अधिकार की बात कहां की गई है? सामूहिक अधिकार की बात 29(1) में। 29(2) में क्या है? डील विद द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड राइट। समझ गए ना? डील्स कर लो, डील्स विद द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड राइट्स। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार की बात कहां कही गई है? 29(2) में। वहां सामूहिक हो गया। 29(2) में क्या है? व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार की बात की गई। ठीक। अब 29(1) में जब कलेक्टिव राइट की बात करता है तो जरा एलोबरेट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू 29(1), any sections of citizens residing within the territory of India, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को, सेक्शन को, shall have the right to retain, shall have the right to retain its own particular अनुभाग को अपनी विशेष पर्टिकुलर लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट, लिपि और कल्चर या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
समझ गया ना। ये 21 में कहता है चाहे उसका लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, उसका कल्चर हो, बनाए रखने का उसको अधिकार। ऑल थ्रू द वर्ड माइनॉरिटी इज यूज्ड इन द टाइटल। हालांकि शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोला है, बट सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करके लिखें, दिस राइट इज नॉट ओनली अवेलेबल टू माइनॉरिटीज, यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार नहीं है। उसने कहा दैट राइट इज कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड टू ऑल सिटीजन। समझिए कि नहीं, यह पूरी तरह से सभी नागरिकों के लिए है। भाई ऐसा समझो, देश में जो माइनॉरिटीज हैं 2191, अगर उस हिसाब से चलें जो संविधान में है, 29(1) में जो माइनॉरिटीज हैं अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने स्क्रिप्ट को लेकर के और अपने कल्चर को लेकर के उनको अधिकार है उसको संरक्षित रखें। लेकिन ठीक है, वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, एक स्पेशल कह सकते हैं चिंता किया जाना ठीक है, लेकिन एज ए मेजॉरिटी जो हिंदी है, हिंदू हैं, उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है, यह भी तो संरक्षित रखना उसका फंडामेंटलिज्म है। भाई गदर का वो डायलॉग, पहले वाली गदर का, कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों भाई? लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों भाई? तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों? ये डायलॉग था ना ऑलमोस्ट। कहानी और भी इर्द गिर्द, बट इतने समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि आर्टिकल 29(1) केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करें, बल्कि कंप्लीटली ऑल ओवर सिटीजन के लिए है। वो उन पर भी इंप्लीमेंट होता है, जबकि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 29(1) सभी नागरिकों पर लागू है। यानी किसी को अपनी भाषा बचानी है, अपने स्क्रिप्ट पे काम करना है, अपने संस्कृति के साथ रहना है, ये ठीक है, माइनॉरिटीज को राइट है। लेकिन जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो भी अपनी भाषा पे काम करें, अपनी भाषा बचाएं, अपने स्क्रिप्ट पे रहें और अपना कल्चर के साथ, तो यह सबका है। तो यहां पर 29(1) not only minorities, according to Supreme Court, that is completely implemented in all over Indian citizens, all over citizens कह सकते। इंडियन सिटीजन इसलिए लगाइए क्योंकि 29 जो है सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ अधिकार है, 30 जो है व्यक्तियों को मिला है, तो उसमें बाहरी भी हो सकते हैं, यानी नागरिक और गैर नागरिक।
ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब ये समझा तो दिए हैं, इसको टिका के रखना। लाइन बदल दीजिए। आर्टिकल 29(2) लिखो, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस maintained by the state or receiving aid out of state funds कर लीजिए, funds on ground only of religion, race, state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली, देखो एक तो होता राज्य ने ही बना दिया, एक होता बनाया आपने बट उसका फाइनेंशियल जो एक प्रकार से पूर्ति है वो राज्य की निधि से हो रही है, संचित निधि। आपका स्कूल है, हमने पैसा दिया चलाने के लिए। एक होता हम ही ने स्कूल भी बनाया, ठीक है ना। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको 29 खत्म हो गया, यही 29 था। कुछ कंसेप्ट बन गया। 29(2) में क्या है, अगर स्टेट ने कुछ दिया है, स्टेट ने बनाया है, स्टेट के फंड से पैसा जा रहा है, तो ऐसी संस्थाएं बिना भेदभाव का एडमिशन करेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। 29(1) ने क्या कहा है, कहा भैया देखो आपकी भाषा, आपकी लिपि, आपकी संस्कृति जो अल्पसंख्यकों के लिए वो संरक्षित करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सभी नागरिकों पर लागू है, उनका भी अधिकार है कि इसको संरक्षित करें। यही 29, 21, 29(2) था। अब ये कंसेप्ट अगर नहीं बना है तो फिर कैसे बनेगा, दो ही आर्टिकल हैं, इसी में आपको समझना था।